मेरे पीछे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं 5, आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। बस इसका पर्पस ये होता है कि आप जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपको कितने डेप्थ में आता है, कितने डेप्थ में नहीं आता, ओनली रीजन। तो 5 स्टेटमेंट्स हैं पीछे, आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। ओके, ठीक। पहली स्टेटमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट शोज proportion of unemployed population out of our total population। समझ में आ गया? सही है गलत है? ओके, आपको दी गई है लिस्ट, आई थिंक आपको लिस्ट दी गई है, आगे हम क्या क्या करेंगे। YouTube पे एक लेक्चर तो डाला हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि क्या क्या हम करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे अगले आने वाले दिनों में। एक्सक्लूसिव। अच्छा, ये सही है गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? बेटे मुंह तुम्हारा सारों के इकट्ठे ही। दूसरी स्टेटमेंट है यूजुअल स्टेटस अप्रोच, ये PS प्लस SS पता है? प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडरी स्टेटस। अच्छा, सुना है पहले आपका पूरा? सुना है आपने? नहीं सुना, कोई नहीं। यूजुअल स्टेटस अप्रोच इज हेडलाइन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। गुड, अच्छी बात है। अरे जवाब दो। यूजुअल स्टेटस अप्रोच इज द हेडलाइन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। सुना है, पता है, इसे डी कोड कर पा रहे हो? अगर मान लो यही स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ गई कल, जैसे हम कल कर रहे थे। 365 दिन बंदे नु जे कम नहीं मिलता। अच्छा, तो मतलब तुसी सिर्फ ये चीज सुनी है, अगली अगली नहीं सुनी। अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्ड वाया CWS अप्रोच, दी फुल फॉर्म पता है? करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, है ना? Unemployment measured via current weekly status approach is generally greater in comparison to unemployment measured under usual status approach। सही है? सही गलत चलो, उन्होंने सही बोल दिया, आपको समझ में आ रहा है? अगर मान लो ये क्वेश्चन में आ गई स्टेटमेंट। मैं सिर्फ तुमने पूछा, तुम समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट आ गई मान लो पेपर च, चल कोई। फोर्थ स्टेटमेंट, मोर वर्कर मोबिलिटी वुड रिड्यूस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन इधर भी आ सकता है, इंक्रीज और लेट्स से कि इन ग्रेटर वर्कर मोबिलिटी वुड रिड्यूस स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। मान लो ये स्टेटमेंट में आ गया लिख के, अब तो जवाब देना है। अब तो ऐसे बहस तो कर नहीं सकते क्वेश्चन के साथ कि पक्का नहीं है जी होगा ही होगा। हाँ सही, ठीक है, मतलब समझ में आ गई आपको ये? ठीक है। राइजिंग अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री वुड रिड्यूस फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। हाँ, फॉल्स एकदम। देखते हैं, समझ में आ गए? तो आपको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया? जब वो समझ में आएगा तभी आप पहली चीजें समझ पाओगे। चलिए, जितना समझ में आया ठीक है, करते हैं इसको टॉपिक को, ठीक है? बाद में क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से इस तरफ आएंगे। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट आज पूरा नहीं हो पाएगा। टाइप्स, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मिल जाएंगे, बट पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कुछ बेसिक कंसेप्ट आ जाते हैं, सप्लाई, डिमांड, मार्केट। तो ये चीज करनी पड़ती है, अगर ये नहीं करेंगे तो बेसिक्स क्लियर नहीं। जैसे हम पूछते हैं ना कि बेसिक्स क्या होते हैं, ये हर टीचर आगे यही बोलता है ना आपको कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखो, हर सेशन में भी यही सुनता है। बेसिक्स क्या होता है?
ये जो हमने अभी करा, उसमें कोई फैक्ट नहीं है, वो चीज सच है, सच रहेगी, तो वो क्या है, किसी सब्जेक्ट का बेसिक है, राइट। अब फैक्ट्स चेंज हो सकते हैं, जैसे कल हमने जो 5 स्टेटमेंट्स करी थी पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में, सॉरी इनइक्वालिटी के कंटेक्स्ट में, वो क्या था, वो बेसिक था इनइक्वालिटी का, वो रहेगा, ठीक है, वो कहीं जाने के लिए नहीं है। ये बेसिक्स होते हैं, अगर आपके ये स्ट्रांग है, फिर जो मर्जी हो जाए, पेपर नहीं रुक रहा आपका, वो क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं। क्या बोलूंगा अनएम्प्लॉयमेंट को मैं? कोई भी इंसान जॉब ढूंढ रहा है और उसे जॉब नहीं मिल रही, तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। कोई भी इंसान, मान लीजिए मेरा भतीजा 6 साल का है, जॉब ढूंढ रहा है, उसे जॉब नहीं मिल रही, तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं ना। मैंने तो आपसे सिर्फ ये पूछा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, आपने कहा कोई भी इंसान, इंसान तो वो है, जॉब ढूंढ रहा है, जॉब भी ढूंढ रहा है, उसे जॉब नहीं मिल रही, जॉब भी नहीं मिल रही, तो वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एनी इंडिविजुअल एबल टू वर्क, राइट, एंड विलिंग टू वर्क इज अनेबल टू फाइंड वर्क इज अनएम्प्लॉयड। तो 3 फैक्टर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। पहला क्या है, एबिलिटी, दूसरा क्या है, विलिंगनेस, और तीसरा क्या है, वर्क। यानी कि एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब क्या है, यहां पे एबिलिटी का मतलब, अब एबिलिटी ये भी हो सकती है कि फिजिकल एबिलिटी है या नहीं है, लेकिन आप फिजिकल एबिलिटी थोप नहीं सकते सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। उसका मतलब तो जितने भी डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं, राइट, वो सारे अनएम्प्लॉयड हैं, ये तो जरूरी नहीं है, राइट। तो हम एबिलिटी को कैसे काउंट करते हैं, हम एबिलिटी को काउंट करते हैं कि भाई 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक जो एज ग्रुप है, इसको हम मानते हैं कि एबल है काम करने के लिए, ठीक है। इकोनॉमी में सीधा सा मतलब है कि 15 से लेके 59 तक आप मानोगे कि अगर इस एज ग्रुप के अंदर कोई इंसान है, तो वो क्या है, एबल है काम करने के लिए, राइट। उसके बाद उसके बाद क्या है, विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, कि काम करना चाहता है, या विलिंगनेस का मतलब है कि वो काम करना चाहता है, या यू कुछ नहीं, वो काम करना चाहता है, राइट। इंडिविजुअल एबल है और वो काम करना चाहता है। अब काम तीसरा फैक्टर है, राइट। और काम क्या है, वर्क का मतलब है कोई भी वर्क, आप काम करना चाहते हैं, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है आपकी, कि काम करना है आपको, कि पे रेशो क्या होगा, 1 लाख मिलेगा तो करूंगा, नहीं करूंगा, राइट, वो नहीं, आपको काम करना है, आप विलिंग है काम करने के लिए, एबल है, और आपको जो काम मिल रहा है, आप वो काम को मना नहीं कर रहे, राइट। अगर ऐसा है कि मान लो आप एबल भी हैं, विलिंग भी हैं, काम मिल रहा है, काम नहीं ले रहे, फिर फिर क्या आप अनएम्प्लॉयड है? नहीं, फिर आप अनएम्प्लॉयड नहीं है। एक इंडिविजुअल एबल भी होना चाहिए, विलिंग भी होना चाहिए, और फिर वो कोई भी काम करने के लिए उसके पास काम भी होना चाहिए। विलिंगनेस में ही ये चीज आ जाती है कि वो विलिंग है काम को लेके, कैसा भी काम हो, और काम उसके पास होना चाहिए। तीनों में से अगर कोई फैक्टर नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होगा। तो पहली स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट टोटल पॉपुलेशन में से फाइंड आउट करी जाती है? नहीं, टोटल पॉपुलेशन में से नहीं करी जाएगी, तो किस पॉपुलेशन में से करी जाएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या, बस और कुछ नहीं है फैक्टर। हाँ तो बताओ, सारा बताओ ना। उस पॉपुलेशन में से करी जाएगी जो एबल है, यानी कि 15 से 59 साल, राइट, और जो विलिंग है काम करने के लिए। ये 2 क्राइटेरिया हम देखेंगे और एक पॉपुलेशन का ग्रुप निकाल लेंगे, जिसको आप बोल देते हो लेबर फोर्स। पढ़ते हैं ना हम लेबर फोर्स नाम की चीज, एक टर्म आप पढ़ते हो लेबर फोर्स। क्या होता है लेबर फोर्स? लेबर फोर्स एक कंट्री का वो हिस्सा है वर्किंग पॉपुलेशन का, जो काम करने के लिए एबल भी है और जो काम करने के लिए विलिंग भी है, उसको हम लेबर फोर्स बोल देते हैं, राइट। इसमें कोई डाउट है यहां तक तो बताइए। इसको डायग्राम से समझते हैं, वेन डायग्राम से आपकी रीजनिंग भी हो जाएगी, इकोनॉमी भी हो जाएगी। ये मैंने बना लिया बड़ा सर्कल, ठीक है। बड़ा सर्कल क्या है, ये हमारी कंट्री की
टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। ये जो बड़ा सर्कल है ये पेरिफेरी, ये हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है। इसके अंदर बना लेते हैं एक छोटा सर्कल। ये क्या है छोटा सर्कल? ये हमारी कंट्री की वो पॉपुलेशन है जिसके पास एबिलिटी टू वर्क है। यानी कि ये पॉपुलेशन क्या है, इनके पास एबिलिटी टू वर्क है, ठीक है। तो जो बीच का गैप है वो क्या है? बड़े सर्कल के और छोटे सर्कल के बीच में आपको गैप दिख रहा है ना एक, वो गैप क्या है? हाँ, उसको क्या कहेंगे हम? नहीं नहीं, उसके लिए वर्ड है इकोनॉमी में, बिलो 15 और अबव 59 के लिए, यानी कि 14 या 14 साल से कम और 60 या 60 साल से ऊपर, उसके लिए एक वर्ड है। क्या वर्ड है? डिपेंडेंट्स। क्या कहेंगे उसे हम? तो इस खाली एरिया वाले सुनसान इलाके को आप डिपेंडेंट्स का नाम ले लो। ये क्या है? डिपेंडेंट्स है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन बाहर वाला सर्कल, राइट, वो हिस्सा पॉपुलेशन का जो एबल है वर्क करने के लिए अंदर वाला सर्कल, दोनों के बीच में जो ये गैप दिख रहा है आपको, ये वो पॉपुलेशन का हिस्सा है जो एबल टू वर्क नहीं है लेकिन टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो यानी कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ये क्या है? डिपेंडेंट्स बोलते हैं इनको, कि बुजुर्ग अपनी यंगर जनरेशन पे डिपेंडेंट है, छोटे बच्चे अपनी जो है एल्डर जनरेशन पे डिपेंडेंट है, राइट। तो इनको क्या बोला जाता है इकोनॉमी में? डिपेंडेंट्स। क्यों जरूरी है डिपेंडेंट वर्ड समझना? देखो, डिपेंडेंसी रेशियो के लिए डिपेंडेंट वर्ड समझना जरूरी है। किसके लिए? डिपेंडेंसी रेशियो के लिए, राइट। अब ये मत सोचना कि आपको क्वेश्चन फॉर्मूला पूछ लेगा वो, कि व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंसी रेशियो, या डिपेंडेंसी रेशियो को कौन सा फॉर्मूला सही वो जो है दिखा रहा है, वो नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा? वो कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि बढ़ता डिपेंडेंसी रेशियो एक इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो अच्छा होता है? नहीं होता, राइट। तो पता तो होना चाहिए कि डिपेंडेंसी है क्या, डिपेंडेंसी रेशियो क्या है। तो क्या है डिपेंडेंसी रेशियो? नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जो है अपॉन दी वर्किंग पॉपुलेशन। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। यहां तक कोई डाउट तो पूछिए। अब इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं। ये थे एबल टू वर्क, और ये भाई कौन आ गए? हाँ जी, हाँ, ये आ गए विलिंग टू वर्क। ये क्या है? विलिंग है काम करने के लिए। सबसे बड़ा सर्कल टोटल पॉपुलेशन, उससे छोटे वाला सर्कल एबल पॉपुलेशन, जो काम करने के लिए जिसके पास एबिलिटी है, उसके बाद विलिंगनेस, विलिंग टू वर्क। डन। अब इस सर्कल का जो है अनुमान हमें लगाना है जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट करेंगे, यानी कि इस सर्कल का कितना हिस्सा जो है वो उन लोगों से भरा हुआ है जो एम्प्लॉयड है, और इस सर्कल का कितना हिस्सा जो है वो उन लोगों से भरा हुआ है जो अनएम्प्लॉयड है। समझ में आया? तो वहां से आप यहां आएंगे और इतने छोटे प्रोपोर्शन का आप जो है टुकड़ा उठाएंगे और आप देखेंगे कौन अनएम्प्लॉयड है कौन अनएम्प्लॉयड नहीं है। बाहर वाले को आप छेड़ेंगे भी नहीं। यहां तो कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए। अब अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट कहूं कि भाई 1971 के सेंसस को अगर आप 2011 के सेंसस से कंपेयर करो, राइट, 1971 के सेंसस को, चलो 2001 लगा ले, 2001 के सेंसस को नहीं, 1971 ही करते हैं तो लंबा आएगा। 1971 के सेंसस को 2011 के सेंसस से कंपेयर करो, तो क्या डिपेंडेंसी रेशियो घटी होगी, घटी होगी या बढ़ी होगी?
सोचिए, एकदम आंसर नहीं देते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वरना इंपल्सिवली आप टिक लगा देंगे, फिर वो करेक्ट इनकरेक्ट देखने वाली गलती हो जाती है ना। है कोई वो, वही तो सबसे पहले तूने बोला डिक्रीज होगी है। डिपेंडेंसी रेशियो दो 1971 से अगर 2011 की तरफ आए तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। डन। क्यों होगी इंक्रीज? रीजन दीजिए। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है इसीलिए डिपेंडेंसी रेशियो क्या होगी? बताइए आप। डेमोग्राफिक डिविडेंड का नाम सुना है कभी आपने? क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? एहसान क्या आपने भाई। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक और डिविडेंड दोनों वर्ड को समझिए। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिवि बोलिए बोलिए। इकोनॉमी में शेयर्स पे आपको रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है ना। तो डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट है एक तरीके से। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर अगर फेवरेबल हो, यानी कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के अंदर वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा हो, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड उसे माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा हाथ है काम करने के लिए, कम मुंह है सिर्फ खाने के लिए। राइट। तो इससे क्या होगा? कंट्री के पास एक बेटर स्पेस होगी ग्रो करने के लिए, इसलिए हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन होने की वजह से कंट्री ग्रो ही करेगी, नहीं। जनरल ट्रेंड सही है। अगर सिंपल स्टेटमेंट आ जाए तो ठीक होगी। मान लो स्टेटमेंट आती है अ कंट्री हैविंग मोर वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज मोर चांसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है। अगर इसमें ऑलवेज या ऐसा कोई एक्सट्रीम एक वर्ड आ गया तो एकदम कान खड़े कर लेने हैं और ये मानना है कि ये सही नहीं है। राइट। कि एक्सट्रीम अगर आ गया कुछ कि ऑलवेज होगा, अगर ऑलवेज वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा ही होगा, नहीं। डेमोग्राफिक डिविडेंड और डिजास्टर में बड़ा बारीक सा फर्क है। वो किस चीज का फर्क है? वो इस चीज का फर्क है कि जो डिविडेंड जिस पॉपुलेशन के ऊपर आप लेने की बात कर रहे हो, क्या वो स्किल्ड है, वो हेल्दी है, वो एजुकेटेड है? अगर ये सब चीजें हैं तो आपको जो है क्या दिखेगी? इकोनॉमिक ग्रोथ दिखेगी। अब डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब दो चीजें। एक तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई, राइट। दो एज ग्रुप्स को आप इमेजिन कीजिए। एक एज ग्रुप आप इमेजिन कीजिए, क्या इमेजिन करना है हमें कि 14 से कम वाले। एक एज ग्रुप आप इमेजिन कीजिए 60 से ऊपर वाले। 60 से ऊपर वाले बढ़े, उनका नंबर बढ़ा है, बड़ा होगा। क्यों? हम बोलते हैं ना कि एक टर्म यूज करते हैं लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, कि एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम एवरेज एक इंडिविजुअल की वो बड़ी है, राइट। अगर आपको नहीं भी पता तो आप कॉमन सेंस यूज कीजिए कि 1971 से लेके 2011 में हमने कुछ तो ग्रोथ करी होगी, राइट। तो बड़ा होगा। दूसरी तरफ आप जाएं, दूसरी तरफ यानी कि बच्चों की तरफ आ जाते हैं। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट नाम की कोई चीज होती है। क्या होती है टोटल फर्टिलिटी रेट? का मतलब क्या होता है? जब मैं बोलता हूँ सुना है तो एकदम, और फिर बोलता हूँ फिर बिल्कुल चुप हो जाते हो। हाँ सच्चे तो आप भी हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अपने लाइफ टाइम में मतलब कि उसके प्रोडक्टिव ईयर्स में विमेन कितने बच्चों को जन्म देती है, एवरेज होती है उसकी, राइट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट हम कंट्री का काउंट करते हैं, राइट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है तो वो बताता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है क्या नहीं है। इस समय भारत में सबसे ज्यादा टीएफआर जो है वो किस स्टेट का है? हम्म पक्का? आपने क्या बोला था? होएगी का क्या मतलब होता है? हैं? तू किसी पार्टी का आदमी होता, बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं और ये स्टेटमेंट अगर तू दे देता भाई, ब्लंडर हो जाता। बिहार की ही है, राइट। 3.0 सबसे कम। और आप खाएंगे थप्पड़ पेपर में, क्योंकि साउथ की नहीं है, दिल्ली और वेस्ट बंगाल की है। दिल्ली की सबसे कम है और वेस्ट बंगाल की 1.3 है। तो ठीक है, हर बार भी तुक्का नहीं चलता, कॉमन सेंस नहीं चलती। ठीक है, एरिया भी तो देखिए आप। डन।
तो दिल्ली और वेस्ट बंगाल की कम है। अब हो क्या रहा है, एक तरफ लॉन्जिविटी बढ़ रही है लेकिन दूसरी तरफ टीएफआर बहुत तेजी से घट रहा है इंडिया का, और घटता टीएफआर जो हमारे जिनको ये बोल रहे हैं बर्थ रेशियो, अगर वो चीज है हमारे पास, राइट, घट रही है मतलब पॉपुलेशन उतनी ज्यादा, एक रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल पे हम पहुंच चुके हैं 2.1, तो फिर होगा क्या, डिपेंडेंट्स की संख्या घट जाएगी। तो 40% से घट के, आई एम नॉट श्योर कि वो 28 के आसपास है फिर कितना है, आप एक बार देख लीजिएगा, राइट। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट बताने का पर्पज ये है कि डिपेंडेंसी रेशियो को आप इतनी सिंपली इंटरप्रेट ना कर लें कि पढ़ लिया तो हो गया, कि हाँ बड़ा ही होगा बिकॉज पॉपुलेशन बड़ी ही होगी। नहीं 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 नहीं, इतनी इतनी वो एक्सट्रीम में नहीं सोचना, राइट। अगर डाउट है तो पूछना है या फिर देखना है। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, इकोनॉमी ऐसे नहीं मानती, इकोनॉमी से हाँ सिर्फ ये देखती है कि एज के हिसाब से, वरना वो तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाएगा, राइट। यहां तक कोई डाउट? वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है? हुँ? कौन सा एज ग्रुप? 18 टू 15 टू 59, उसको हम बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। क्योंकि जब आप, ये मैंने बताया क्यों, जब आप डिपेंडेंसी रेशियो निकालते हैं तो आप नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन के ऊपर रखते हैं। याद रखिएगा, टोटल पॉपुलेशन के ऊपर नहीं रखते। ये थोड़ी हो गया कि आप और अपने आप के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए, जागती नहीं हुई है भाई, ना काम करने वाले काम करने वालों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, राइट। राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो इज द मेजर कॉज फॉर मैनी यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज, जिसकी वजह से वो घबराए हुए हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बढ़ रहा। यहां तक समझ में आया, इसलिए डिपेंडेंसी रेशियो बहुत जरूरी है। डन, आगे चलें। चलिए, अब लेबर फोर्स का मतलब क्या है? लेबर फोर्स का मतलब ये सर्कल, ये सर्कल क्या है? ये सर्कल किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है। कौन सी पॉपुलेशन है? इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है। समझ में आया यहां तक? ये सर्कल किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है, क्योंकि ये एबल भी है और ये विलिंग भी है काम करने के लिए, इसे हम लेबर फोर्स कहेंगे। तो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसको? दोज इन लेबर फोर्स, राइट, दोज people who are in labor force are not getting work upon 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 labor force, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे कि वो लोग जो लेबर फोर्स के हैं, अंदर हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, अपॉन दी लेबर फोर्स ओनली, उन्हें हम अनएम्प्लॉयड कंसीडर करेंगे, टोटल पॉपुलेशन पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ही क्या है? एबल, विलिंग एंड वर्क होना चाहिए। अब एबल है, विलिंग है, वर्क नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है। एबल ही नहीं है या एबल है तो वर्क नहीं करना चाहता, वो अनएम्प्लॉयड है ही नहीं ना भाई, उसको नहीं करना काम। डन, यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। एक काम करेगा यार, मेरा लैपटॉप ले आएगा, स्टाफ रूम में टेबल पे रखा होगा, मैं आपको एलएफपीआर का रीसेंट डाटा बता दूंगा, ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए, एलएफपीआर होता क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये फुल फॉर्म है। ये होता क्या है? हाँ? तो ये कैसे निकालेंगे हम? हाँ हाँ, अच्छा, वर्किंग पॉपुलेशन बाय डेफिनेशन ही वो तो फिर वो नहीं होगी थोड़ी सी, लेबर वर्किंग पॉपुलेशन मतलब आप वर्किंग पॉपुलेशन देखोगे और उसमें से आप लेबर फोर्स देख लोगे? नहीं, फिर कैसे निकालेंगे? एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड को प्लस कर दिया आपने, ठीक है। और देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? ये एक कोहर्ट मेजर है। कौन सा मेजर है? कोहर्ट। कोहर्ट्स क्या होते हैं? कोहर्ट्स ग्रुप का एक और दूसरा नाम है, कोहर्ट्स, राइट। तो ये क्या है? एक ग्रुप मेजर है। यानी कि अगर आपको देखना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया का कितना है, तो आप क्या करेंगे?
लेबर फोर्स ऑफ अ कंट्री, थैंक यू भाई, लेबर फोर्स ऑफ अ कंट्री अपॉन दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। आप क्या देखेंगे, ये आपकी लेबर फोर्स है ना, तो अगर आपको रेट देखना है इसका मतलब आपको प्रपोर्शन देखना है, तो इस प्रपोर्शन कैसे निकालोगे आप, इस सर्कल को सबसे बड़े वाले सर्कल से डिवाइड करके देख लो। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ अ कंट्री, राइट, एक कोहर्ट मेजर है। कोहर्ट मेजर का मतलब क्या होता है, अगर आपको कंट्री के लेवल पे निकालना है तो पूरी कंट्री की लेबर फोर्स का वो लीजिए, नंबर लीजिए और उसको जो है डिवाइड कर दीजिए पूरी पॉपुलेशन से, आपके पास एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा कि 100% अगर हमारी कंट्री के अंदर आबादी है तो उसमें से 55% ऐसे लोग हैं जो लेबर फोर्स के अंदर है। रेस्ट क्या है पता नहीं क्या है, वो लेबर फोर्स के अंदर नहीं है। यानी कि अब दिक्कत क्या है, या तो वो एबल नहीं है काम करने को लेके, या वो विलिंग नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब आप हाउस वाइफ्स का एग्जाम्पल लीजिए, राइट। अब मेनी ऑफ आर मदर्स क्या कर रहे हैं, वो घर में हैं और घर का काम कर रहे हैं। अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी भी दें काम करने की तो शायद वो रेजिस्ट करें, काम करने की जरूरत क्या है, हमें नहीं काम करना, राइट। उनका यही होगा कहना। तो इसका मतलब हुआ क्या कि अब वो एबल तो है काम करने के लिए बट विलिंग नहीं है शायद। तो इसको सिर्फ विमेन उसमें मत सोचिए आप, मान लीजिए कि अमीर से खानदान से एक लड़का है, वो काम नहीं करना चाहता, राइट, एबल तो है बट विलिंग नहीं है, तो आप उसको अनएम्प्लॉयड थोड़ी कहेंगे, राइट, आप उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। तो लेकिन वो लेबर फोर्स का हिस्सा होगा, हाँ होगा हिस्सा, नहीं, वो सिर्फ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री का हिस्सा होगा। ध्यान से समझिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब कि एक कंट्री में कितने लोग हैं जो लेबर फोर्स में इंटरेस्टेड हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है परवाह नहीं है कोई, लेकिन वो एबल भी हैं और विलिंग भी हैं, राइट, वो लेबर फोर्स में आएंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लगा दिया ना आगे, रेट को सिंपल सा समझिए, उसके आगे परसेंटेज का साइन लग गया, प्रपोर्शन है वो। तो पूरी कंट्री की आबादी में से कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो काम करने को लेके इंटरेस्टेड हैं, बस खत्म, एबल है और इंटरेस्टेड है, ये होगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। कोहर्ट क्यों कहा, अगर आपको इसको कंट्री लेवल पे निकालना है तो निकालिए कंट्री लेवल पे, अगर आपको निकालना है कि भाई हमें तो सिर्फ फीमेल का चाहिए तो आप क्या करेंगे, those female between the age group of 15 and 59, right, interested to do work and they are able also upon the total female population of this country, क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा फीमेल LFPR। डन। अगर आपको मेल का निकालना है तो मेल का निकाल लीजिए, अगर आपको मेल का निकालना है, मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि भाई हमें मेल का निकालना है लेकिन हमें निकालना है मेल का 25 से लेके और 45 साल के बीच में, हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं, राइट, तो आप क्या करेंगे, तो आप 25 से 45 साल के बीच में उन लोगों को उठाएंगे जो एबल है और विलिंग है काम करने के लिए, यानी कि लेबर फोर्स का हिस्सा है, और उसको किसके ऊपर रख देंगे, टोटल पॉपुलेशन उसी ग्रुप की, 25 से 45 साल की जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की, उसी ग्रुप के पॉपुलेशन को आप कर लेंगे, राइट। इससे आपको LFPR उस पर्टिकुलर ग्रुप का पता लग जाएगा। यहां तक समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि कोहर्ट मेजर है, अगर आप ग्रुप स्पेसिफिक निकालना चाहते हैं तो आपको उसी हम्म नहीं, तो फिर आपको फिर टोटल पॉपुलेशन अनजस्ट हो जाएगा ना वो, जब आप पता ही सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में पता करना चाहते हो तो आप उसी ग्रुप को भी नीचे डिनोमिनेटर रखेंगे ना, पूरी पॉपुलेशन को भी रखेंगे, फिर वो एग्जैक्ट मेजर नहीं आ पाएगा। अब उसके अंदर फालतू बंदे भी तो आ गए, 15 से 25 वाला भी आ गया और 45 से 59 वाला भी आ गया, समझ रहे हैं, वो एग्जैजरेट हो गए नंबर नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो पार्टिसिपेशन रेट अपने आप कम हो जाएगा। तो आपको सही एक्यूरेट मेजरमेंट, तो आपको क्या पता लगेगा, फिर आपको ये पता लगेगा कि 25 से 45 के बीच में लोग काम ही नहीं कर रहे। फीमेल का अगर आप ढूंढ रहे हो 15 टू 59 वाला, टोटल पॉपुलेशन बिटवीन 15 टू 59, ये हाँ, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ग्रुप है दोनों में, ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए उनका, राइट, डन। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे आखिरी में। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, एबल है विलिंग है काम करने के लिए, लेबर फोर्स का हिस्सा है,
काम नहीं मिल रहा। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट रेशियो तो हम करते ही नहीं। हम वर्किंग एज पॉपुलेशन देख लेते हैं अपनी, या वर्किंग रेशियो निकाल लेते हैं। वर्किंग रेशियो हम ये देखते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कितने लोग काम कर रहे हैं? जो फॉर्मल सिस्टम के अंदर होंगे। इनफॉर्मल को पता लगाना बहुत मुश्किल है, राइट? आप इनफॉर्मल बाय नेचर ही क्या है, उसका कोई डाटा नहीं है आपके पास। तो मान लो कोई शायद किसी सेक्टर के अंदर कोई स्टॉल लगा रहा है, सर गवर्नमेंट को नहीं पता उसके बारे में, अनटिल या तो उसने किसी स्कीम से लोन नहीं लिया होगा। डाटा जब तक मिनिस्ट्री के पास नहीं आया, आपको पता ही नहीं कि कोई इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है ऐसे मनी कमा रहा है। अगर यूट्यूब से रेवेन्यू आ रहा है फिर वो इनफॉर्मल नहीं है, फिर वो फॉर्मल हो गया। हाँ जी, डन। चलिए उसको, अब जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री में उसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि ये ब्लॉगर है, उसको एंटरप्रेन्योर लिख लेंगे, उसका अपना काम है ना वो, राइट? तो वो एज एक अपना बिजनेसमैन है, वो एक स्मॉल एंटरप्राइज को रन कर रहा है। बड़ी होगी तो मीडियम हो जाएगी, डन। सब उसमें ही आएंगे, सभी जो है क्रिएटर्स हैं, राइट? चलिए, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? नंबर ऑफ टोटल अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स, राइट? अपॉन टोटल लेबर फोर्स। टोटल पॉपुलेशन नहीं आएगा, लेबर फोर्स आएगा, राइट? ये तीन सर्कल दिमाग में बैठ गए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होगा? ऐसा कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ज्यादा बेहतर है आप किसी कंट्री का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फाइंड आउट की। जैसे इन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे देखेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट को देखने के, सॉरी एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट को देखने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेजर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखते हैं, यानी कि WPR। क्या देखते हैं WPR में? हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन के, अपॉन दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री मल्टीप्लाइड बाय 1000, ताकि 1000 के ग्रुप्स में हमारे पास रेट आ जाए, राइट? कि वर्कर पॉपुलेशन क्या है, कि कितने लोग काम कर रहे हैं 15 से 59 के बीच में, उसका बेस क्या होगा? टोटल पॉपुलेशन होगी। तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे कंट्री के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, राइट? ऐसा कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो से ज्यादा बेहतर अगर कोई रेशियो है जो राइट पिक्चर डिपिक्ट करता है इकोनॉमी की, तो वो क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। आपको पता लग जाएगा कितने परसेंट हमारी जो कंट्री है वो काम कर रही है, राइट? आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, डन। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसका एम्बिट क्या है? थोड़ा कम है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर ही लेबर फोर्स है। ये दो बड़े सर्कल तो कट ही गए। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है उसका एम्बिट थोड़ा बड़ा है, क्यों? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा सर्कल आ गया, डन। चलें आगे, चलिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमने कर लिया था, कर लिया था ना? समझाया होगा मुझे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। हर बार तेरे को यही पढ़ना होता, नया सोच ले कोई। हाँ जी, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसको वैसे समझाइए जैसे आपने समझा था। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कैसे आप बताएंगे इसको। आप डेमोग्राफिक वर्ड को इमेजिन कीजिए और डिविडेंड वर्ड को इमेजिन कीजिए। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? अब आप बताएंगे कि सर, उसे सोचिए कि स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का, उसको हम डेमोग्राफिक बोलते हैं। कि कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कितने लोग किस एज में हैं, कितने लोग फिट हैं, कितने लोग हेल्दी हैं, डेमोग्राफिक है, राइट? उसके बाद डिविडेंड का मतलब क्या है? प्रॉफिट। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का प्रॉफिट मतलब हमारे डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का, उस स्ट्रक्चर से मिलने वाला प्रॉफिट, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो यानी कि यूथ का नंबर अगर ज्यादा होगा तो यानी कि काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा, डन। चलिए बढ़िया। मेजर कैसे करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को? सर डिपेंडेंसी रेशियो, आईएनसी हुई है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं समझा नहीं आपकी बात यार। यार ऐसे मत करा करो, पता नहीं आप लोग आंसर्स में भी बिकॉज की जगह बिकॉज लिख देते हो। अब मैं उसे बिकॉज ही पढ़ रहा हूँ,
बिकॉज होता है, BCZ नहीं होता, BECAUSE होता है। इंक्रीज, गगन बाजवा कल को ऑफिसर बनोगे भाई, इंक थोड़ी बोल दोगे, वहां पता लगे आपके जूनियर्स पागल होके घूम रहे हैं बाहर, पता नहीं साहब ने क्या कह दिया, इंक इंक, है ना। तो इंक्रीज, इसको सही कीजिए वरना फ्लेक्स जो मसल मेमोरी है उसमें फिर यही आएगा, इंक ही आएगा उसमें, और उसे नहीं समझ में आएगा। आप ये तो मान रहे हैं ना कि जो आपके पेपर चेक करेंगे पीसीएस मेंस के, वो 12 साल के नहीं होंगे, 18 साल के नहीं होंगे, मान रहे हैं ना आप? कितने साल के होंगे? डिपेंडेंट्स होंगे, है ना। और डिपेंडेंट्स कैसे हो जाते हैं एक उम्र के बाद, है ना। तो ये नहीं यूज करने। सर डिपेंडेंसी रेशियो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है एज पर 2011 तक, मैं भी पढ़ के आया हूँ। ऑफिशियल सेंसस अब होगा, अगर भगवान ने सब सही रखा तो पता लग जाएगा हमें। लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कोहोर्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? हाँ बताइए बताइए। ये तो आप टूल्स बता रहे हो, मैंने आपको सिर्फ ये पूछा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाएगा। पॉवर्टी में पढ़ा था ना हमने, 4 स्टेप्स पढ़े थे, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर करेंगे? बिल्कुल सिंपल शुरुआत करो, क्यों अपने ऊपर ये बैगेज क्यों ले लेते हो हर बार के हम तो सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं, हमें तो आंसर ये देना है कि कंप्यूटर भी पागल हो जाए सुन के। यार नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करिए, समझ रहे हैं आप? 5 लाख के आसपास में बच्चे प्रिपेयर होते अपीयर होते हैं यूपीएससी में। अब आबादी कितनी, 142 करोड़, 45 करोड़ से भी ज्यादा होगी। बिहार का TFR 3.0 है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, आप 5 लाख वर्सेस, मुझे तो माइनस भी नहीं करना आ रहा, अभी भी 145 करोड़ ही है। तो अब बताइए अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे करेंगे? तो सिंपल जवाब क्या है, पहले तो डिसाइड करो कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी क्या। हाँ जी, हाँ एक प्रोडक्टिव रेंज जो है वुमेन की, जो माना जाता है 14 से लेके मिड 50s तक होती है, फैम राइट है ना। अरे भाई यही होती है ना, मिड 50s तक होती है, तो उसके टाइम पे एक वुमेन जितना, जितने बर्थ दे रही है, राइट, वो अजम्पचुअस नहीं है, मतलब इतने पेट्रियार्कल नहीं हम कि हम बताएंगे कि 3 तो दे भाई, 2 तो दे भाई, एक बच्चा तो कर भाई, नहीं ऐसा थोड़ी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी लिखी हुई है। नहीं जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा फर्टाइल है, आप उसको बर्डन की तरह भी समझा सकता है। एक बेबी को अब 9 मंथ तक तो आप कैरी करेंगे, उसके बाद आसान बच्चा 9 महीने के बाद, ये नहीं कि 9 महीने के बाद पैदा हो गया तो माँ का काम खत्म, असली काम शुरू होता है फिर, जब तक वो फॉर्मेटिव ईयर्स तक है, जब तक उसे नहीं पता कि फोन को नीचे मारना है क्या करना है, तब तक 3-4 साल तक तो मदर उसके साथ ही रहेगी। तो 5 साल, और 5, अगर एक बिहार में महिला 3 साल दे रही है, 3 बच्चे दे रही है, तो मतलब कि 15 साल, 15 साल का मतलब, अगर उसकी शादी मान लो कानून के हिसाब से 18 से ऊपर हुई होगी, तो जोड़ दो 15 18 में, 33 साल हो गए फिर। इमेजिन करो 33 साल, अपने आप को भी आप 33 साल के हो गए बॉयज, ठीक है। तो अदर वे अराउंड ही है, राइट मतलब कि वो ये जो चीज है ना कि हाँ वो ज्यादा फर्टाइल है, ये पेट्रियार्कल वो है, अवार्ड है, जो पेट्रियार्क्स शायद कैरी करने में वो कंफर्टेबल रहेंगे, बट ये सही नहीं है, कम भी सही नहीं है, राइट, कम भी सही नहीं है बट ये भी सही नहीं है। डन। चलिए, मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, पहले आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि किस बंदे को अनएम्प्लॉयड कंसीडर करना है, किसको अनएम्प्लॉयड नहीं कंसीडर करना, जो हमने सेट कर लिया जब हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताया। क्या है हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ? जो एबल है, विलिंग है, लेकिन काम नहीं मिल रहा, लेबर फोर्स का वो हिस्सा जिसे काम नहीं मिल रहा, वो हमारे लिए क्या है, एक अनएम्प्लॉयड है। तो हमारा स्टैंडर्ड सेट हो गया, हो गया। अब स्टैंडर्ड सेट करने के बाद क्या करेंगे हम? हाँ जी, क्या करेंगे?
सर्वे करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, सैंपल कलेक्ट करेंगे, राइट। क्या करेंगे? सैंपल। पॉवर्टी में आप लोगों ने पढ़ा था कि सैंपल कलेक्ट किया जाता है, राइट। सैंपल किसका? सैंपल कलेक्ट ऐसे किया जाएगा कि वो हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता हो। ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब से ही आप सैंपल कलेक्ट कर लोगे, या सिर्फ हरियाणा से ही कर लोगे, तमिलनाडु से ही कर लोगे, नहीं। आप पूरी कंट्री के अलग अलग जो डाइवर्सिटीज हैं उनमें से आप सैंपल्स उठाओगे, राइट। मतलब कि सैंपल होता कैसे है कलेक्ट, वैसे आपका कंसर्न नहीं है कि छत्तीसगढ़ से 4 डिस्ट्रिक्ट में से 20 गाँव ले लिए, तमिलनाडु से 3 डिस्ट्रिक्ट से 2 गांव ले लिए, ऐसे सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अब आपके पास सैंपल आ गया, स्टैंडर्ड आपके पास है, तो क्या करेंगे तीसरे स्टेप में? आप उस स्टैंडर्ड को इस सैंपल पे लगा देंगे। यू विल अप्लाई दी डिसाइडेड स्टैंडर्ड अपॉन दी सैंपल यू हैव जस्ट कलेक्टेड, राइट। जब आप सैंपल को लगाएंगे और स्टैंडर्ड को लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? फिर डाटा आएगा। तो यानी कि आपके पास आ जाएंगे एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और नॉट इन लेबर फोर्स, राइट। एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और पॉपुलेशन नॉट इन लेबर फोर्स, ये आपके पास डाटा आ जाएगा, राइट। अब जो ये बोल रहे हैं, जिसके लिए आपके साथ काम तरस रहे होंगे, आपको लग रहा है कि यही आएगा प्री में कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच क्या होती है, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच क्या होती है, बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें कंफ्यूज होने वाली बात, राइट। देखो, जब आप किसी से पूछने जाओगे, सैंपल सिंपल आपने सब कलेक्ट कर लिया, अभी इमेजिन कीजिए आपके यहाँ झोला टंगा हुआ है और आप जा रहे हैं, आपने किसी से सवाल पूछना है कि आप अनएम्प्लॉयड हैं या नहीं है, तो आपको पता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप वही क्वेश्चंस पूछेंगे उसे, राइट। जैसे कि अब स्टैंडर्ड क्या है आपको पता है, आपको आपके ऑफिसर ने कहा है कि आपको यूजुअल स्टेटस अप्रोच फॉलो करनी है, विच मीन्स कि आपको एक इंडिविजुअल से पूछना है कि वो साल के मेजॉरिटी ऑफ टाइम में एम्प्लॉयड था या नहीं था। यानी कि 365 का मेजॉरिटी करना 183 आएगा, राइट। 183 डेज में आपके पास काम था या नहीं था, आप ये बताइए। ये यूजुअल स्टेटस अप्रोच है जिसमें बेस जो है वो 365 दिन का बेस है, राइट। जो रिकॉलिंग पीरियड है, रिकॉलिंग याद है सुबह? रिकॉलिंग याद है? पॉवर्टी में पढ़ा था ना, रिकॉल करके बताते हैं वो। हाँ ठीक है, हाँ। तो रिकॉलिंग पीरियड जो है वो क्या है? 365 डेज है यूजुअल स्टेटस अप्रोच में। अब जिसके आगे हमने पढ़ा था पीएस प्लस एसएस, प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडरी स्टेटस। क्या मतलब है इसका बताइए? इनका नाम क्या है? कल कल्पना, इमेजिनेशन। बताइए, आपने सब्सिडरी स्टेटस बोला, क्या मतलब है प्रिंसिपल स्टेटस और सब्सिडरी स्टेटस का? हम्म? एनीबडी ऑनलाइन? नहीं, आपको पता है प्रिंसिपल स्टेटस सब्सिडरी स्टेटस, और आपने जोर लगा रखे हैं कि बस जो लिखा हुआ है नोट्स में उसका रट्टा मार लो, अगर स्टेटमेंट में इसने पलट के पूछ लिया देखी जाएगी, फिर वो वही करते हैं एफएलटी में और आप लोग बोल्ड हो जाते हो। समझ रहे हैं गलती कहाँ हो रही है? तो क्यों लगाना है जोर इतना, राइट। अब हालांकि इससे बहुत कम जोर लगता अगर आप नेट पे लिख लेते कि प्रिंसिपल स्टेटस और सब्सिडरी स्टेटस क्या होता है, बहुत कम जोर लगता। आप में से कितने लोग जो है वो चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल चलाते हैं? तो उनसे पूछ लिया करो किस लिए है वो सही नहीं बताए, गारंटी नहीं है कि वो हमेशा सही जवाब देगा, बट कुछ तो आइडिया होगा ना आपको। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, मेरा पढ़ाने का एक ही पर्पज होता है कि मैं आप लोगों को वो ना बनाऊं कि हमेशा आपको किसी पे डिपेंडेंट होना पड़े, उससे कोई फायदा नहीं है, राइट। मुझे नहीं पता आपकी सफर कितना बड़ा होगा, तो आप लोग वो बनिए कि आप जितना बड़ा सफर हो, ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पेपर नहीं होगा, पेपर होने के बाद काम भी तो मिलेगा ना, काम उससे भी डिफिकल्ट है डिसीजन लेना, ले लोगे बिना पढ़े डिसीजन? नहीं ले पाओगे। तो कैपेबल बनो, राइट। हम्म। हाँ, तो ये मेन क्या है और एडिशनल क्या है, यही क्वेश्चन था मेरा।
देखो, प्रिंसिपल स्टेटस का मतलब है कि एक इंसान जिस टाइम पीरियड के लिए काम चाहता था या ढूंढ रहा था, उसको उस टाइम पीरियड के मेजॉरिटी ऑफ टाइम में काम मिल गया। मान लो मैं एक इंसान हूं, मैं 200 दिन के लिए काम चाहता हूं या ढूंढ रहा हूं, और 200 दिन के हिसाब से मुझे 140 दिन काम मिल गया, तो मैं क्या हूं? मेरे पास प्रिंसिपल स्टेटस की जॉब है, यानी कि मैं एम्प्लॉयड हूं। सब्सिडरी स्टेटस क्या है? सब्सिडरी स्टेटस में जो रिकॉलिंग पीरियड है वो कितना है? वो 30 दिन का है, 30 डेज का, राइट? यानी कि आप गए किसी इंसान के पास, आपने उसको कहा कि पिछले 30 दिन में तेरे पास काम था या नहीं था, बता। अगर वो बोलता है कि नहीं यार, साल में, सॉरी, आपने कहा कि साल में 30 दिन के तेरे पास काम था या नहीं था, इमेजिन यूजुअल स्टेटस है ना, तो बेस तो साल ही होगा, लेकिन आप उससे ये पूछ रहे हो कि साल में, पिछले साल में तेरे पास 30 दिन काम था, तेरे पास 30 दिन काम था, तो वो आपको बताएगा कि था या नहीं था। अगर मान लो उसके पास काम है 30 दिन, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। ये बहुत वेग है, मतलब आपको हो सकता है कि ये क्या बात बनी, पर सच है। मान लीजिए कि खुशी, मान लो साल में इसने 31 दिन काम करा, सरकार के हिसाब से खुशी इस टाइम एम्प्लॉयड है। क्या होते हैं 31 दिन साल में? कुछ भी नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है? ये एम्प्लॉयड है, कि बिकॉज ये प्रिंसिपल स्टेटस के अंडर एम्प्लॉयड नहीं है, सब्सिडरी स्टेटस के अंडर एम्प्लॉयड है। और सरकार की क्या अप्रोच है? पीएस प्लस एसएस, यूजुअल स्टेटस अप्रोच, विच कंबाइन बोथ प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस। यहां तक समझ में आया? डन? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। मेजॉरिटी ऑफ टाइम पीरियड जिसके लिए आप काम ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अब इसको समझ लेते हैं, मैं यही ड्रॉ कर लेता हूं। ये इंडिविजुअल ए है, ये इंडिविजुअल बी है। सी बनाए? सी भी बना लेते हैं, बनाना पड़ेगा। ये सी है, ठीक है। अब भाई साहब ने जो काम ढूंढा, वो ढूंढा 200 दिन के लिए, या ये काम चाहते थे 200 दिन के लिए, राइट? जो बी भाई साहब हैं वो चाहते थे 300 दिन के लिए, और जो सी है ये भी 200 दिन के लिए चाहते थे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ए बी सी तीन इंडिविजुअल हैं। ए जो है वो 200 दिन के लिए काम चाहते हैं, 200 दिन के लिए काम ढूंढ रहे हैं, और बी इंडिविजुअल जो है वो 300 दिन के लिए काम चाहते हैं, 300 दिन के लिए काम ढूंढ रहे हैं, और सी भी सेम, राइट? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब दिक्कत क्या आती है? अब कितने दिन के लिए काम ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन काम मिला कितने दिन के लिए? ए को काम, हाँ जी, ए को काम मिला 140 दिन के लिए, बी को भी काम मिला 140 दिन के लिए, सी को काम मिला बेचारे को 25 दिन के लिए। तो सी है, ठीक है। कट काम करा रहा है मैं तेरे तो, 140 140 25, डन। यानी कि ए को काम मिला 140 दिन के लिए, बी को काम मिला 140 दिन के लिए, सी को काम मिला सिर्फ 25 दिन के लिए। अब इनका जरा प्रिंसिपल स्टेटस आप बताएंगे मुझे कि एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है? ए एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है? हैं? एम्प्लॉयड है। बी एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है? एज पर प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयड है। सी एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है? अनएम्प्लॉयड है, ठीक। अब सब्सिडरी स्टेटस के हिसाब से मुझे बताइए, ए एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है? बी एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है जी? एम्प्लॉयड है। और सी अनएम्प्लॉयड है। अब आप मुझे ये बताइए, यूजुअल स्टेटस अप्रोच के हिसाब से इनमें से कौन से इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड है? कितने लोग सी कह रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताएंगे। हाय, हाथ खड़ा करिए। आर्मी में वो बाहर निकाल देते हैं। कभी गए आप वो सीडीएस की उसमें? मेरे साथ एक लड़का गया था, वो आपकी तरह ही था थोड़ा, उसने ऐसे ही हाथ उठाया, कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया। तो हाथ खड़ा मतलब ये कॉन्फिडेंस का वो होता है, जैसे हिटलर करता था ना, ऐसे एकदम हिटलर की तरह नहीं करना, पर
हाथ खड़ा मतलब हाँ आपको कॉन्फिडेंस है आपके आंसर पे। तो कितने लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सी अनएम्प्लॉयड है यूजुअल स्टेटस अप्रोच के हिसाब से? बाकी क्या कह रहे हो? हाँ, तो कितने लोग कह रहे हैं कि बी और सी दोनों अनएम्प्लॉयड हैं यूजुअल स्टेटस अप्रोच के हिसाब से? तेनू कह रहे हैं मैं एक ही है। हाँ? रोटी रोटी खाया करो। नहीं, सिर्फ सी अनएम्प्लॉयड है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था तो मैंने आपको बताया था ना कि इसको काम मिला 31 दिन, फिर भी एम्प्लॉयड रही। पी एस प्लस सी एस का मतलब एस एस का मतलब क्या है कि अगर भाई पी एस के अंडर कोई नहीं है ना तो एस एस में देखो, अगर एस एस के अंडर है तो वो एम्प्लॉयड है। तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच क्या है? पी एस प्लस एस एस से मिलकर बनी है। अगर आप पी एस के अंडर एम्प्लॉयड है तो यानी कि आपके पास क्या है, जिस समय के लिए आप काम ढूंढ रहे हैं मेजोरिटी टाइम के पास काम है आपके पास। लेकिन अगर आप एस एस के अंडर एम्प्लॉयड हैं तो भी आपके पास काम है, आप एम्प्लॉयड हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच को गवर्नमेंट हेडलाइन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मान के चलती है। क्या मान के चलती है? हेडलाइन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट से आप अनएम्प्लॉयड रेट पूछेंगे तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच के हिसाब से आपको बताएगी कि ये है अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री के अंदर। क्योंकि यूजुअल स्टेटस अप्रोच क्या दिखाती है? यूजुअल स्टेटस अप्रोच कंट्री के अंदर क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को शो करती है। भाई किसी इंडिविजुअल के पास 30 दिन भी काम नहीं है आपकी कंट्री में, उसका मतलब मनरेगा तक नहीं मिल रहा उसे। मनरेगा 100 दिन की गारंटी देता है ना आपको काम करने की। तो हमारी कंट्री में लोगों को लीगल राइट है कि वो 100 दिन काम कर सकते हैं, लीगल राइट है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। लेकिन अगर आपके काम ढूंढ रहे हो और वो लीगल आपको 100 दिन भी काम नहीं मिल रहा, 29 दिन काम मिल रहा है, इसका मतलब उस रीजन के अंदर क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है। जल्दी चले जाओ वरना वहां जो है क्या हो सकता है, माओवाद, सेपरेटिज्म, सिक्योरिटी इश्यूज खड़े हो सकते हैं। जब आप अफसर बनेंगे और दिल्ली बैठे होंगे कमरे में एसी वाले, तो आपको यही चीज देखनी है वहां पे कि 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 30 दिन के लिए भी काम नहीं है। हम कर क्या रहे हैं? समझ में आया? डन। इसीलिए यूजुअल स्टेटस अप्रोच को क्या कहा जाएगा? हेडलाइन रेट कहा जाएगा। और वो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को शो करेगा। यहां तो कोई डाउट? तो फिर पी एस प्लस एस एस नहीं होना चाहिए ना, इट शुड बी पी एस और एस एस। गवर्नमेंट यही करती है जो, आपको भी यही करना पड़ेगा जब आप ऑफिसर बनेंगे। कौन सी? नहीं, एक और अप्रोच है, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, आएंगे मुझ पे। अप्रोच यूजुअल स्टेटस है, उसके अंडर दो तरीके के फैक्टर्स हैं, प्रिंसिपल स्टेटस। और प्रिंसिपल स्टेटस अप्रोच नहीं है, वो एक स्टेटस है कि इंडिविजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के अंडर एम्प्लॉयड है, वो यूजुअल स्टेटस के अंडर एम्प्लॉयड है। ये आप देखते हैं। इसका मैं यूज बताऊंगा जो, तो आपको आगे क्या होता है, एसएस क्यों, फिर एसएस क्यों फाइंड आउट करते हैं या पीएस क्यों फाइंड आउट करते हैं, एसएस ही पूछ लो, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, हाँ जी। हाँ हाँ, मेजोरिटी, हाँ जी। जितने दिन भी आप काम ढूंढ रहे हैं आपके ऊपर है। तो एक दिन काम मिल गया, प्रिंसिपल स्टेटस के अंडर एम्प्लॉयड है। सर, सर एसएस वो हो गए या फिर एम्प्लॉयड माना जाऊंगा? हाँ जी, हाँ जी, एम्प्लॉयड कंसीडर किया जाएगा। बिकॉज यूजुअल स्टेटस में एम्प्लॉयड उसको कंसीडर किया जाएगा जो पीएस में, अगर पीएस में नहीं तो एसएस में, अगर दोनों में से किसी एक हेड के अंदर एम्प्लॉयड है तो वो जो है एम्प्लॉयड है। हम्म। फिर तो क्या कर सकते हैं, आधा नहीं कर सकते। इतना नहीं जाया करते मतलब,
बात कर सकते हैं इस पे, हाँ, पर इतना नहीं जाना। पहले ही आपके पेपर आने वाला है, कि भगवान की मसा मसा तो आया 7 को, इतना मत घुसो अंदर। ये होता है इकोनॉमी में, इनको वो नहीं है, कई बार उत्सुकता आ जाती है ऐसे। डन। यहां कोई डाउट है तो पूछिए। फिर करंट वीकली स्टेटस अप्रोच क्या होती है? एक और अप्रोच है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम जो बेस है अपना उसको पिछला 1 हफ्ता रखेंगे। यानी कि जिस दिन आपको सवाल पूछा गया, सामने वाला आपको पिछले 1 हफ्ते के बेस पे जवाब देगा। करंट वीकली स्टेटस अप्रोच में आप ये देखते हैं एक इंडिविजुअल से पूछ के कि पिछले 7 दिन में क्या आपके पास 1 घंटा काम था? पिछले 7 दिन में आपके पास 1 घंटा या उससे ज्यादा काम था? अगर जवाब हां है, सो यू आर एम्प्लॉयड अंडर करंट वीकली स्टेटस अप्रोच। अगर जवाब ना है, सो यू आर अनएम्प्लॉयड अंडर करंट वीकली स्टेटस अप्रोच। सो if an individual is unemployed under current weekly status approach, is it mandatory that he would also be unemployed under usual status approach? यश, आप जवाब देंगे। सवाल नहीं सुना आपने, क्या सवाल है? हम्म हम्म। हाँ, इसका जवाब दीजिए बस। सोचो सोचो, अच्छी बात है। यार मैं थोड़ा ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਫਿਰ कॉन्फिडेंस कौन लेके आऊगा? हम्म। हाँ, फिर ऐसे जवाब आना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। देखो कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कितना मर्जी टैलेंट हो, क्या करेंगे हम उसका? मैं सब लगभग जो सारे चेहरे यहाँ पे देख रहा हूँ, इन्हें मैं लाइब्रेरी में देखता हूँ जब मैं आता हूँ जाता हूँ, और मैं बाहर भी कुछ ऐसे चेहरे देखता हूँ, देश का ही जो है मुझे भविष्य खतरे में लगता है। तो फिर आप लोग बेटर हैं उनसे, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है आप? हाँ, अब उन्होंने सही जवाब दिया, नो दिया आपने, सही जवाब है नो, पर कॉन्फिडेंट होके नहीं दिया। कैसे पता लगता है? जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नीचे ही देखते रहते हैं, उनमें से आप एक हो, पता लग जाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहा करो, लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, वरना पढ़ोगे भूलोगे डरोगे, यही चीजें होती रहेंगी। यहाँ नहीं घुसना हमें, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस किसी बात का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस घूम रहे हो कि तेरा भाई सारा कुछ है, नहीं ये नहीं। ठीक है, कॉन्फिडेंस भाई हमने पढ़ा है, हम दिन में 7-8 घंटे पढ़ते हैं कहीं बैठ के, तो हमें आता है। रट्टा ही मारा हो, मारा तो है। बाहर जो इंसान बस कार के सामने ऐसे करके घूम रहा है, वो क्या है ये? कुछ है इसमें? तो फिर कॉन्फिडेंट रहा करो। मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा, हालांकि एक्सेसिवली ये भी बहुत बुरा है। ऐसे करके हम नहीं निकल पाएंगे अमेरिका से आगे, हम अपने स्टीयरिंग से आगे नहीं निकल पाएंगे, है ना? यहाँ बैठ के मेहनत करके बहुत कुछ हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहा करो, इतने अच्छे बच्चे हो यार आप सब। तू थोड़ी घट रहा है, अगर तू ज्यादा ही रहती है। चलिए, CWS अप्रोच में अब जो सवाल उनसे पूछा जिनका जवाब उन्होंने नो दिया, बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए दोनों का बेस ही अलग है। एक में आपने उसको 7 हफ्ते का प्रीसीडिंग टाइम देके पूछा, एक में आप उसको साल का पूछ रहे हो, फर्क हो गया ना। मान लो आपने तो उससे सवाल पूछा, मान लो खुशी के पास कुछ सवाल पूछने आ गया, मैंने उसको पूछा खुशी सिर्फ ये बता कि पिछले 7 दिन तेरे पास 1 घंटा काम था, ये क्या कहेगी? ना। तो ये करंट वीकली स्टेटस के अंदर अनएम्प्लॉयड हो गई। बट अगर ये उसके आगे बोलना शुरू कर दे पिछले 7 दिन था नहीं सी, पर वो तो पहला मैं काम ही काम सी, फिर क्या हो गया? एम्प्लॉयड हो गई यूजुअल स्टेटस अप्रोच के अंदर। इसीलिए इसका जवाब क्या है? नो है। समझ में आया फर्क?
डन। इसीलिए करंट वीकली स्टेटस अप्रोच के अंडर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो जनरली ज्यादा होगा यूजुअल स्टेटस अप्रोच के कंपैरिजन में, क्योंकि शॉर्टर रिकॉल पीरियड है। जो रिकॉलिंग पीरियड है वो क्या है, यानी कि हाँ आगे शॉर्टर रिकॉल पीरियड होने से क्या होगा, तो मतलब एक्यूरेट ज्यादा होगा, राइट। एक्यूरेसी ज्यादा होगी, पहली बात, शॉर्टर रिकॉल पीरियड होने का फायदा। दूसरी बात, वो टाइम सेंसिटिव होगा, यानी कि उसमें सीजनैलिटी ऑफ इकोनॉमी की एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगी। भाई किसी दिन सीजन नहीं चल रहा है मान लो, तो नहीं है उनके पास काम। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आप सबने सुना है, सीजनैलिटी का भी तो फैक्टर देखना है हमें, तो सीडब्ल्यूएस में वो भी जुड़ जाएगा। इसलिए ज्यादातर करंट वीकली स्टेटस अप्रोच से अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाली जाए वो यूजुअल स्टेटस अप्रोच के मुकाबले में ज्यादा होती है जनरली। ऑलवेज लिखा आ गया एक्सट्रीम हो गया, नहीं मानना इसमें, ठीक है। अगर जनरल स्टेटमेंट लिख के आई है फर्क होता है, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट लिख के आई है तो बहस नहीं करनी क्वेश्चन के साथ। मैंने हमेशा कहा है आपका काम होता है क्वेश्चन पेपर को लेना और उसको करना, बनाना काम नहीं होता, राइट। स्टेटमेंट लिखी आई है, बात खत्म, आपने उसको अटेम्प्ट करना है, बस उसको फॉर्मुलेट करना मत शुरू कर दीजिए, ठीक है। डन। चलिए अब टाइम, पहले टाइम देख लो, चलिए कोई नहीं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला टाइप जो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्किल सेट मैच नहीं कर रहा है किस चीज के साथ, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा कैसे कर देंगे, एक लेबर फोर्स का स्किल सेट मैच नहीं कर रहा इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के साथ। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी बदल गया। इसका मतलब चाइना की इकोनॉमी पहले एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी, तो जिनके पास एग्रीकल्चरल रिक्वायर्ड स्किल सेट था वो सारे रोजगार उनके पास था और वो सारे एम्प्लॉयड थे। चाइना की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। जिन लोगों के पास मैन्युफैक्चरिंग वाला स्किल सेट था उन लोगों को तो काम मिल गया, जिनके पास वो स्किल सेट ही नहीं था वो क्या रह गए, अनएम्प्लॉयड रह गए। एबल है, विलिंग है, वर्क नहीं मिल रहा क्योंकि शायद आपको काम नहीं करना आता, राइट। मान लीजिए एक 100 लोग हैं, वो एक ब्रिक लिंक पे काम करते हैं, उनका काम है मिट्टी से ईंट का ढांचा बनाना और उसको जो है आग की भट्टी में जलने के लिए डाल देना और उसको निकाल लेना, ईंटें बनाते हैं वो लोग, सीधी सी भाषा में, राइट। अब उसी ब्रिक लिंक की जगह आज वो ब्रिक लिंक खत्म करके वहां पे कल को ताइवान से कंपनी आके सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री लगा देती है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जिन लोगों का स्किल सेट ईंट बनाने तक था अब वो लोग चिप्स कैसे बना लें, समझ में आया? तो इसीलिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करा जाता है कि ये जो आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के तहत सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हो, रघुराम राजन चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है कि हमारी कंट्री का स्किल सेट शायद उतना नहीं है कि वो लोग चिप्स बना लें, तो अगर लोग चिप्स नहीं बना पाएंगे तो चिप्स कौन बनाएगी, मशीन बनाएगी। मशीनों को घर थोड़ी चलाने हैं, लोगों को घर चलाने हैं अपने। तो अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है और स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो लेबर फोर्स है, जो वर्कर्स हैं, वो इतने मोबाइल नहीं है कि वो भी अपने स्ट्रक्चर, अपने स्किल सेट को चेंज कर लें, यानी कि वर्कर मोबिलिटी इज मच लेस इफ कंपेयर टू स्ट्रक्चरल ग्रोथ, राइट, और स्ट्रक्चरल चेंजेस। नहीं कम नहीं है, अनएम्प्लॉयड तो भी है ना, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो, जॉब भी नहीं है, जॉब अवेलेबल नहीं, जॉब नहीं है उनके पास। अनएम्प्लॉयड वो है जिसके पास जॉब ही नहीं है। हम्म, हाँ तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया, तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो गया ना। आप सरकार की बात मत कीजिए क्योंकि वो तो फैक्ट्री काउंट नहीं करते हम,
अपने काम को सिंपल रखिए। वो एबल है काम करने के लिए है, विलिंग है काम करने के लिए है, वर्क नहीं मिल रहा। क्यों? शायद जिस हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज हुआ वो इतना मोबाइल नहीं था कि वो अपनी मोबिलिटी को बढ़ा ले। 1978 में चाइना और इंडिया एक जगह खड़े थे, चाइना खराब ही था। आज चाइना और इंडिया कैसे बदल गए? चाइना के पास जो पैसा आया जिससे उसका स्ट्रक्चर बदला, उसने उस पैसे को सोशल एक्सपेंडिचर्स में डाला, स्कूल्स बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई, ताकि वर्कर मोबिलिटी भी आए। फैक्ट्रीज बना बना के क्या करेंगे? लोग भी तो चाहिए। हाँ, एआई कैन को स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कर सकती है वो। समझ में आया यहां तक? डन। हाँ जी। हम्म। हाँ, आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा कि शायद वो स्ट्रक्चर यहाँ नहीं था जो तमिलनाडु में था। आपको मुझे पीवाई को दिखाना पड़ेगा एक बार, ठीक है? पीवाई को देख के मैं आपको बता दूंगा। एनीथिंग विच चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अगर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जैसे एआई इकोनॉमी को शेप कर रहा है, तो उसकी वजह भी स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। इन्फोसिस ने अपने बंदे निकाल लिए क्योंकि वो एआई को इनकलकेट कर रहा है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दी, एलपीजी कंप्यूटर रेवोल्यूशन ले आई राजीव गांधी जी, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है वो भी स्ट्रक्चर की वजह से हो रही है। तो एनीथिंग विच चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी एंड इट causes अनएम्प्लॉयमेंट, इट वुड बी काउंटेड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यही वो आपसे सवाल पूछेगा कि विच, ऐसे ही होगा शायद वो भी, कि इनमें से बताएं कि कौन सी चीज जो है फैक्टर होगी स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का। अगर वो स्ट्रक्चर को बदल रही है तो वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर होगी। हम्म। तीनों। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जो इंसान है, नेगेटिव सेंस में नहीं लेते, अनएम्प्लॉयड नहीं कह रहे हम उसे। हम उसे ये कह रहे हैं कि अब एग्रीकल्चर में तो लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना इकोनॉमी का वो बदल गया है। वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी और एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि भाई कौन सी जगह पे ज्यादा, जैसे इंडिया के कोई सर्विस इकोनॉमी कह देते हैं, क्योंकि इंडिया में सर्विस सेक्टर ज्यादा प्रोड्यूस करता है, राइट? तो अब ज्यादा जो सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वहां पे लोगों को काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि शायद उन लोगों के पास स्किल सेट नहीं है। अब जो आप बोल रहे हो कि अगर किसी के पास काम है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, तो वो तो अनएम्प्लॉयड ही नहीं है। वो इंडिविजुअल एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करना चाहता, वो कुछ और काम करना चाहता है, एबल है, विलिंग है, लेकिन कुछ और काम मिल नहीं रहा क्योंकि स्किल नहीं है, इसीलिए वो स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो गया। डन। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल है। मैं तो ये कह नहीं रहा कि इनमें कोई बाइनरीज होती हैं, ओवरलैपिंग होती हैं ये चीजें। आपको समझनी भी नहीं है बाइनरी की तरह, कि अगर ये एक है तो दूसरा नहीं होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, राइट? जैसे बताऊंगा मैं आपको अब इसके। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक और नाम हो सकता है स्किल बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी एम्प्लॉयमेंट? स्किल बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद बहुत आसान, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के सीजन्स होते हैं। कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, कंट्री के इकोनॉमिक सेक्टर के हिसाब से, राइट? जैसे हमें सिर्फ समझ में आता है कि एग्रीकल्चर में सीजन्स होते हैं तो उसके हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम ज्यादा होती है, लेकिन और सेक्टर्स में भी ये चीज होती है। मॉनसून के टाइम में कोल की एक्टिविटी कम हो जाती है, कोल सेक्टर की, क्योंकि कोल माइनिंग आप नहीं कर सकते मॉनसून के टाइम पे ज्यादा, राइट? सर्दियों में आइसक्रीम प्रोडक्शन फैक्ट्री जो है उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो एक सीजनैलिटी जो है वो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर इकोनॉमी की सीजनैलिटी होती है, राइट? समझ में आया यहां तक? तो अगर सीजनैलिटी की वजह से आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में कंसीडर किया जाएगा। डन। इसके बाद आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट होते हो, राइट, बेटरमेंट के लिए अपनी, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, कहीं पे वेज फैक्टर हो सकता है, कहीं पे नेचर फैक्टर हो सकता है, राइट, कहीं पे और फैमिली फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करते हो, जो बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होती है। फ्रिक्शन किस चीज की? जो आपके पास बीच में अनएम्प्लॉयमेंट का एक फेज आ जाता है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या शो करती है? कि लेबर मार्केट किसी कंट्री की इनएफिशिएंट है। क्या है? इनएफिशिएंट है। मतलब कि आपने एक जॉब छोड़ी, आपको दूसरी जॉब चाहिए थी, दूसरी जॉब थी कंट्री में, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि शायद वो दूर थी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, सरकार की तरफ से नहीं थी, प्राइवेट कंपनी ने कभी रीच करने की कोशिश नहीं की। तो हुआ क्या? आपको जो भी नहीं मिली, आप लंबे समय तक के लिए क्या रहे? अनएम्प्लॉयड रहे, राइट। अगर आपने जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ने से पहले आपने डाल दिया, जैसे कुछ टाइम पीरियड देते हैं कि भी इतने टाइम पीरियड में क्या होगा, आप जॉब नहीं छोड़ सकते, आपको रहना, नोटिस पीरियड होता है वो, ठीक है, आपको देना पड़ता है वो। तो उस टाइम पे आपने डाल दिया, जो भी सरकार का कोई पोर्टल है या आपको कोई प्राइवेट सोशल मीडिया साइट है, राइट, लिंक्डइन है, जो भी है, वहां पे आपने जो है जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने जॉब छोड़ी, 2 दिन बाद आपके हाथ में जॉब थी। ना आप करंट वीकली स्टेटस अप्रोच के हिसाब से अनएम्प्लॉयड है, ना आप यूजुअल स्टेटस अप्रोच के हिसाब से अनएम्प्लॉयड है। अब आपने जॉब छोड़ी, नोटिस पीरियड में आपने ढूंढनी शुरू करी, लेकिन कोई भी पोर्टल, कोई भी ऐप एबल नहीं है कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दे लेबर मार्केट की। लेबर मार्केट इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक ले आए, राइट। इससे हो क्या रहा है? जहां पे जरूरत है ना, तो वहां की जरूरत एड्रेस हो पा रही, जिनको काम चाहिए, राइट, और जिस फैक्ट्री को लेबर चाहिए उसको भी नहीं मिल पा रही। लेबर मार्केट की इनएफिशिएंसी की वजह से एक इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड रह गया। इसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर किसी कंट्री में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में राइज आए, जनरल स्टेटमेंट है ये, अगर किसी कंट्री में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में राइज आए, तो क्या फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कम होगी? हाँ ना, बस। नो। बताइए नहीं, यस क्यों? आपने नो क्यों कहा? तो मैंने पूछी ही नहीं। ये आपने क्वेश्चन बना लिया फिर। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? मेरा स्टेटमेंट क्या थी कि अगर राइज इन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हुआ तो क्या फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट में घटाव आएगा? मेरा स्टेटमेंट सिर्फ ये था। उन्होंने कहा हाँ आएगा, घटाव आएगा। आपका, आपने क्या करा? आपने कहा मैं बनाऊंगा अब स्टेटमेंट। हाँ, ये नहीं समझ में आया मेरे को। मान लो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, लिंक्डइन जैसी 36 एप्स और आ गई। लिंक्डइन आया, इंडीड आया, फिर सरकार भी कुछ ले आया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अफेयर्स ले आए, राइट। उन्होंने पोर्टल्स वगैरह, 36 पोर्टल है आपके सामने अब, है ना। अब आप जो बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? ये जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो काम का नेचर बदल जाएगा, फिर उसके पास शायद वो स्किल सेट ना हो, है ना। तो ये स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से स्ट्रक्चर बदला और उसके पास स्किल सेट नहीं था। लेकिन फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं आएगा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो टाइम स्पेस है जब आपके पास स्किल सेट है, बस लेबर मार्केट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपको बता नहीं पा रही कि यहां जॉब खाली है, यहां ले जा। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी में राइज आएगा, ज्यादा पोर्टल होंगे, ज्यादा पोर्टल होंगे, ज्यादा फ्लो जो होगा इन्फॉर्मेशन का जो है फ्लेक्सिबल होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये पॉइंट है। तो जब जो स्टेटमेंट आए उसे वैसे ही कंसीडर करना है हमेशा, इससे बहुत फायदा होगा। वरना होता क्या है कि आपको आता सब है लेकिन पेपर गलत हो जाता है।
क्योंकि हम क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं इंटरप्रेट करने की बजाय। डन डन। फर्क है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हम अभी नहीं करेंगे, वो हम बेसिक्स होने के बाद करेंगे, है ना, फर्क है दोनों में। अब इसके बाद है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पहले तो ये कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। हाँ, रीजंस भाई, या तो डिग्निटी नहीं है, या टर्म्स एंड कंडीशन आपके साथ मैच नहीं कर रही, कि पकौड़े टाइम पे नहीं देते, रात को चाय दे देते हैं, है ना, सुबह शराब दे देते हैं, मेल ही नहीं हो पा रहा, हमें वो नहीं चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी हो सकते हैं, वेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। और तीस आखिरी, कि शायद गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी हैं कि काम करने का मन ही नहीं करता। मान लो गवर्नमेंट कल बोल दे कि हर अनएम्प्लॉयड आदमी को हम क्या देंगे, हम 40,000 रुपये महीने देंगे, सारे इंस्टीट्यूट खाली हो जाएंगे, फिर क्यों आना है हमें? 40,000 रुपये में ना बहुत होता है भैया, अगर किसी को मिल गया तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देती है या कुछ ऐसे कंपेंसेशन देती है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आपको पंजाब हरियाणा में ये चीज देखने को मिलेगी, पता नहीं आप कितने एक्टिव है इस चीज को लेके, यानी अगर आप ग्राउंड पे देखें तो एक चीज बहुत कॉमन है यहाँ पे, लेबर की बहुत दिक्कत हो रही है, राइट। खेतों में किसानों को हो रही है, मंडियों में आड़तियों को हो रही है, सेलर में सेलर वालों को हो रही है, फैक्ट्री में फैक्ट्री वालों को हो रही है, ठेकेदारों को लेबर नहीं मिल रही। रीजन रीजन ऐसे नहीं बोलना भाई। कल को मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको, आप आईएएस बनेंगे, अब बिहार का ऑर्डर मिल गया, फिर हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होने की वजह से लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज हो गई हैं, और शायद एस्पिरेशंस उतनी नहीं है कि बेसिक नेसेसिटी को पार करना है। उनका ये है कि खाना मिल रहा है टाइम पे, लीगल 100 दिन का काम यही मिल रहा है, एजुकेशन फ्री है बच्चे की, फिर कमा के रेंज रोवर जरूरी लेनी है, साइकिल पे खुश है भाई हम। अब आप ये तो नहीं कह सकते छोटा आदमी है बड़ा आदमी है, राइट। तो इसलिए अब होगा क्या, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, डन। जैसे कि एक टर्म है टोंग पिंग जू, टोंग पिंग जू, चाइना में ये टर्म का बहुत यूज हो रहा है, क्योंकि चाइना, इसको कहा जाता है कि जब कोई इंसान जो है, लाइंग फ्लैट क्लैन है इसकी ट्रांसलेशन। तो लाइंग फ्लैट क्लैन का मतलब चाइना में टर्म पॉपुलर क्यों है, कि वो लोग हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज हैं और वो जुबाई ले रहे हैं आपकी तरह बैठे हुए, काम का क्या, पापा ने कमा रखा है, बात खत्म, है ना। चाइना में ये फैक्टर की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ रही है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये पेपर में नहीं आएगा टोंग पिंग जू। ठीक है, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब दो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स रह गए, चलो कर ही लेते हैं इनको, भाई पीएसआईआर थोड़ा लेट शुरू होगा फिर। ठीक है, एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट, और एक अंडर एम्प्लॉयमेंट का ही भाई डिसगाइज्ड, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, हम्म, जरूरत, अगर आपको लगता है कि आपके स्किल सेट के हिसाब से उसको यूटिलाइज नहीं करा जा रहा आपकी जॉब प्रोफाइल में, तो आप फील करते हैं कि आप क्या हैं, अंडर एम्प्लॉयड है। अब हर इंसान को ये लगता है कि वो खूबसूरत है, और हर इंसान को ये भी लगता है कि वो, उसको उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिल रहा। लगता है ना, ये दो चीजें लगती हैं, पहली चीज लगनी चाहिए, दूसरी भी लगनी चाहिए, लेकिन ज्यादा दोनों में से कोई नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, माने कि आप किसी भी इंसान से पूछे जो जो काम करता हो, साहिल सर आएंगे ना, उनसे पकड़ लो, उनको पकड़ लेना, मैं उनको पूछता रहता हूँ, उनको पूछ लेना कि साहिल सर, आप जितने कैपेबल हैं, क्या आपको उतना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? अगर आप छेड़ देना फिर वो शुरू हो जाएंगे।
हाँ हाँ, तो ये इंसान बोलेगा, पूछ लेना उनको, मैं पूछता रहता हूँ। ठीक है, तो हर इंसान को लगता है कि वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। अब ऐसे सरकार तो नहीं चल सकती। तो सरकार क्या, सरकार टाइम क्राइटेरिया रखती है। यू कैन बी अंडर एम्प्लॉयड अंडर बोथ हेड्स। आप टाइम के हिसाब से अंडर एम्प्लॉयड हो सकते हो, आप स्किल के हिसाब से अंडर एम्प्लॉयड हो सकते हो। स्किल के हिसाब से सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, टाइम के हिसाब से आसान है। भी आप कह रहे हैं कि मैं यार 10 घंटे खाली हूं दिन में और ये 2 घंटे काम करवा रहे हैं मेरे से, अंडर एम्प्लॉयड हैं आप, राइट? आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। फिर अब क्या करना है, सरकार को कैसे पता लगेगा? अब यहां पे जो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आएगा प्रिंसिपल स्टेटस, सब्सिडरी स्टेटस। जब किसी कंट्री में पीएस कम हो जाए और एसएस इंक्रीज हो जाए, नाउ गवर्नमेंट विल थिंक कि यार हो क्या रहा है ये, पीएस है नहीं, एसएस है, विच मीन्स कि लोग एबल और विलिंग तो हैं, लेकिन काम नहीं है ज्यादा, काम सिर्फ 30 दिन का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। समझ में आया? मान लो कंट्री ग्रो कर रही है, इंडिया 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, एम्प्लॉय अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट जी 5-1% है। वाह क्या बात है। अब डाटा को खोल के देखते हैं थोड़ा सा। अब आपने देखा प्रिंसिपल स्टेटस में तो कुछ भी नहीं है, सब्सिडरी स्टेटस में भरे पड़े हैं लोग। 9% ऑफ पॉपुलेशन विच इज एम्प्लॉयड इज अंडर प्रिंसिपल स्टेटस, 90% ऑफ पॉपुलेशन विच इज एम्प्लॉयड इज अंडर सब्सिडरी स्टेटस। अब आपको पता लगेगा कि लोग तो अंडर एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है। ये जो ग्रोथ हो रही है ये तो मशीनें करवा रही हैं, और मशीनें जब ग्रोथ कराती हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर को देने के लिए वेजेस कम, यानी कि सारा प्रॉफिट कहां चला गया, एंटरप्रेन्योर के जेब में, राइट? तो फिर समझ में आएगा आपको। यहां तक कोई डाउट? करंट डेली एक्टिविटी स्टेटस भी बता दीजिए। करंट डेली एक्टिविटी स्टेटस यार, अच्छा यार इसके बारे में, हाँ जी, तो क्या पता इसी का नाम होता हो, करंट डेली एक्टिविटी अप्रोच। पर मैंने गवर्नमेंट की जितनी भी साइट्स हैं, पीआईबी पे आपको जैसे एलएफपीआर का मिलेगा देखने के लिए, तो जब आप देखेंगे तो गवर्नमेंट 2 तरीके के अप्रोच है उसके पास, यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस। अच्छा, हाँ जी जो सर, वर्कर मोबिलिटी मींस वर्कर स्किल्स, नो, वर्कर मोबिलिटी मींस के यहां से वहां जाना, इधर से उधर जाना कितना आसान है। तो वर्कर मोबिलिटी मींस के आप एक जो है स्किल सेट से दूसरे स्किल सेट में कितनी जल्दी शिफ्ट कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा एजुकेशन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, उतना ज्यादा वर्कर मोबिलिटी अच्छा होगा। वर्कर मोबाइल है, बहुत ज्यादा मूवमेंट है उसमें। मेरा नेट रुक गया सी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक बार दस दो। हाँ जी हाँ जी, 10 दिन था। चलिए, अंडर यूटिलाइजेशन, अच्छा अब क्या था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, मतलब बताओ, चलो एग्जांपल बता दो। एक खेत का ही एग्जांपल क्यों होता है आपके पास? गिवन n, व्हाट अबाउट n प्लस वन? गिवन n, कोमा, व्हाट अबाउट n प्लस वन, क्वेश्चन मार्क। ये है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि n वर्कर एक खेत में काम करते हैं, n वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी एक खेत में x यूनिट्स है, राइट? कि n नंबर ऑफ वर्कर्स एक खेत में काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी एक खेत में x यूनिट्स है। n प्लस वन, यानी कि एक और वर्कर आ गया, इन n नंबर ऑफ वर्कर्स में एक और आके जुड़ गया, अब इनकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, x प्लस वाई यूनिट हो गई। तो जो ये y है, इसकी वैल्यू अगर आप निकालें और वैल्यू आए 0, तो इसका मतलब मार्जिनल आउटपुट क्या है, 0 है। मार्जिनल मींस ऑन दी मार्जिन, कि आपका योगदान क्या है,
समझे आप कि आपका योगदान क्या है। जैसे जब आप बन जाएंगे ऑफिसर तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे आपके घर के बाहर, कहेंगे कि हमारा भांजा, हमारा भतीजा। तो आप उनसे पूछिएगा व्हाट इज योर मार्जिनल आउटपुट डियर, आपकी योगदान क्या है भाई अगर हम अफसर बने, है ना। मार्जिनल आउटपुट मतलब कि जब 100 लोग एक काम कर रहे हैं, अगर उसमें एक इंसान और आए तो प्रोडक्टिविटी में कितना इंक्रीज आया। अगर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आता है अच्छी बात है, यानी कि एफिशिएंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज ना आए तो फिर क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। और अगर प्रोडक्टिविटी घट जाए फिर है, फिर भाई तेते टूना टोटका होया वा, तू बाहर जा, सानू भी लेके डूब गया, है ना, तेनू बाहर पाओ। चलिए, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ गए आप। गिवन एन, व्हाट अबाउट एन प्लस 1। चलिए, इसके अब हमें रह गए हमारे टाइप ऐसे क्लासिकल वेज रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन वो पढ़ने के लिए पहले थोड़े कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, डिमांड, सप्लाई, राइट। आपको सुनने में आसान लग रहे हैं, लेकिन बिलीव कीजिए जितना आसान आपको ये सब लगते थे उतने ही आसान वो है। ठीक है, जितना आसान आपको पॉवर्टी लगता था, जितना इनइक्वालिटी लगता था, उतना ही आसान वो है। जैसे एकदम आपने जवाब सारे क्वेश्चंस के उनमें दिए थे, इसके भी आप एकदम ही देंगे। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। अब स्टेटमेंट देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट शोज प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन आउट ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन। गलत है, सब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कहाँ रह गए थे, क्यों मैं इतना गंदा लगता हूँ क्या, ये ऑनलाइन देखना पड़ता है, हैं टेस्ट कर रहे थे आपकी, देख लेते हैं पहले, ठीक ठाक भी कर रहा है कोई। देखो ऑनलाइन क्या है ना कि आप तो मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा। मुझे नहीं पता सोनिया जी, सिमरन जी, जेबीडी, अच्छा अच्छा अच्छा, जेबीडी ये किस पोजीशन में मुझे सुन रहे हैं, क्या ये ऐसे बैठे हुए हैं या ये ऐसे बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता। जैसे अब आपका नाम क्या है, जयराज, जयराज ने नीचे मुंह करके बात पता देख रहा तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया उसी टाइम, राइट। मुझे पता लग जाता है ना कि जब सामने होते हैं, तो अगर आए हुए हो देख लो, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं, थोड़ा सा कम देख लो। तो सारी उम्र आप आइसोलेशन में रहेंगे, नहीं मत बताओ, पर सारी उम्र आइसोलेशन में तो नहीं रहेंगे ना आप। ठीक है, तो क्लास में आया कीजिए भाई, बाहर मत बैठा कीजिए, आपकी भलाई की बात है। यूजुअल स्टेटस अप्रोच इज हेडलाइन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। Unemployment measured via CWS approach is generally greater in comparison to unemployment measured under usual status approach. More worker mobility would reduce structural unemployment. इसका मतलब समझ में आया आपको, वर्कर मोबिलिटी का फ्रिक्शन वाला कम हो गया है। वर्कर मोबिलिटी का मतलब वर्कर मोबाइल है, वो इधर से उधर जा सकता है। इधर से उधर कब जा सकता है, जब स्किल सेट है उसके पास। समझे आप। मान लो मैं एक इंस्टीट्यूट पे काम करता हूँ, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अब अगर मैं वही पढ़ाता हूँ, राइट, और मुझे उस इंस्टीट्यूट से काम से निकाल दिया गया, दूसरे इंस्टीट्यूट में किसी और सब्जेक्ट की स्किल सेट का डिमांड है और वो मुझे आता नहीं, सो आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ अ मोबाइल वर्कर। मैं मोबाइल तब होऊंगा जब मुझे मल्टी डायमेंशन आती होंगी, मैं स्किल्ड होऊंगा। जितना वर्कर मोबाइल होगा उतना चांस होगा कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्योंकि वो एडजस्ट कर लेगा स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ। समझे आप। आपको तमिल आती थी,
अच्छी बात है, आपको इंग्लिश भी आती थी और अच्छी बात है। कल को आप जिस सेक्टर में काम करते थे वहां तमिल की डिमांड थी, परसों तमिल वाले सारे सेक्टर खत्म हो गए, इंग्लिश की डिमांड होगी। वर्कर मोबाइल है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट हुई, कम हुई। डन सर। हाँ, मोबिलिटी का मतलब वही होता है, वो तो लिटरल वर्ड हुआ, मतलब हुआ मोबिलिटी का, ट्रांसपोर्टेशन की ऑटो पकड़ के इधर से उधर जा रहा है। मोबिलिटी का सही मतलब क्या है लेटर एंड स्पिरिट में, कि वो काम को लेके अडेप्टेबल है। कंफर्टेबल इन इंग्लिश यस, कंफर्टेबल इन पोर्चुगीज नो, तो नहीं काम करवा सकते, निकल यहाँ से। जब आप एमएनसीज में काम करते हो तो आपको पूछते हैं ना कि कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है आपको, रिज्यूमे में लिखते हैं, उसका यही पर्पस होता है। ठीक है, राइजिंग अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ कंट्री वुड रिड्यूस फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। कितने लोग यस कह रहे हैं, हाथ खड़ा करके बताएंगे। सर मेरे को चलो अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो क्वालिटी ऑफ जॉब्स इंक्रीज है। हाँ, तो फिर क्या हो गया, तो पीपल विल, हाँ ठीक है। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब। सर जो मेरे को ठीक, कोई नहीं। देखो, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली बात है, राइट। ये इनके साथ नहीं है तो चलो बात कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। मैक्सिमम लोग बोलते ही नहीं है, ये तो बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। मैक्सिमम क्या करते हैं, पढ़ाई या गलत पढ़ाई ना, बात करेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो जाएगी, राइट। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर ये बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको भी किसी को डाउट है और आप नहीं बोल रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। अब इन्हें नहीं आ रहा, ये मुझसे वाद विवाद करेंगे इस पे, इनको तो समझ में आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप में किसी के मन में है और आप नहीं बोल रहे, फिर दिक्कत की बात है भाई वहां पे। ठीक है, हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, तभी तो मैं कह रहा हूं बहुत जर्नल स्टेटमेंट है ये। मतलब इसको नेगेटिव ही क्यों सोचना है, पॉजिटिव सोच लेते हैं। अगर यहाँ पे मान, एक सेकंड सुबह, अगर यहाँ पे ऑलवेज लिख दिया, फिर तेरी बात सही हो सकती है। हमेशा तो नहीं होगा ना भी ऐसा, और लिख ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि भाई जनरली अगर टेक्नोलॉजी में अडॉप्शन है, कंट्री टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो क्या फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कम होगी, होगी। हाँ हाँ हाँ, और आप जब हम कंट्री बोलते हैं, सो कंट्री लोगों से ही बनती है। एडराइजिंग एडॉप्शन का मतलब लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, तो स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। सर इससे एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन वो एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। पर यहां तक डन है भाई सबको, सीधे खड़े होके सुन रहा हूं जी आपको। ओ भाई, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जेबीडी, यू आर अ जेसीबी। चलिए, आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे कल। यार ये मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है अभी, तो ये तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने कागजों में दो अप्रोचेस लिखी हैं, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच और यूजुअल स्टेटस अप्रोच। ठीक है, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा है। आप लोग ऑप्शनल में, हरसिमरन, मैं ना ऑप्शनल में एक फोटो, एक पीडीएफ भेज दूंगा, तो जिम्मेवारी आपकी है कि आप लोग इन सब तक पहुंचा दे। वो पीडीएफ किस चीज की है, अपनी पीएलएफएस की, क्वार्टरली पीएलएफएस की। बेहतर होगा कि आप सरकार ने जो दिया है वो पढ़ लें, डाउट नहीं होंगे, हाईलाइटेड है, अंडरलाइंड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को, ये दे देंगे, मतलब मैं इन तक पहुंचा दूंगा, ये दो, ये ऑप्शनल के ग्रुप में है तो मैं इन तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, आप लोग इनसे ले लेना। डन, थैंक यू वेरी मच। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और बेसिक्स होंगे, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, व्हाट इज,
हाँ जी, डन। थैंक सर, फिफ्थ स्टेटमेंट इफ आई सो इज ट्रू, इज इट रॉन्ग? ये ट्रू है सिमरन, इट इज ट्रू। हाँ गगन, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी बच्चे आपकी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदले, और इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल रहा है बट लोग जो हैं उस स्ट्रक्चर के बदलने की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए। कि मान लो चाइना पहले एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करता था, अब वो मैन्युफैक्चरिंग बन गया, तो एग्रेरियन स्किल सेट था, मैन्युफैक्चरिंग स्किल सेट नहीं है, इसलिए क्या हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो स्ट्रक्चर बदलने की वजह से इकोनॉमी का लेबर फोर्स का स्किल सेट नहीं बदला, वो सेम रह गया, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए वो, इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर गगन? एक सेकंड बस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, वेलकम वेलकम। हाँ जी।